वेलकम टू मिड जी एग्जाम। मैं हूं रवि गुप्ता और हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसका लेक्चर नंबर 3 है आज। ओके। तो आज हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने जहाँ पे छोड़ दिया था। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले जरूरी है आपको वेपर डेंसिटी के बारे में जानना। वेपर डेंसिटी क्या होती है, क्योंकि आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। मोल कॉन्सेप्ट में वेपर डेंसिटी मैंने बताया था कि ये होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 बेसिकली होता है H2 जो मॉलिक्यूल है उसका मास। ठीक है। तो इन दोनों के बारे में आज हम रिलेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये यहाँ पे जो डिटेल्स दिया हुआ है ये तो फॉर्मूला वगैरह डायरेक्ट लिखा हुआ है। मैं कुछ एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। मान लिया हमारे पास एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन है जिसका रिएक्टेंट है A, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है इसलिए यहाँ रिवर्सिबल का साइन रहेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा N टाइम्स B। ठीक है, N उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1। ठीक है, 1 लिख देता हूँ, चलो। ठीक है, अब देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बोलता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएट होने का मतलब होता है टूटना, और डिग्री का मतलब होता है कौन किस हिसाब से वो टूट रहा है, कितने में टूट रहा है वो। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारा रिएक्शन है तो शुरू में तो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा नहीं। प्रोडक्ट कब बनेगा? जब रिएक्शन आपका धीरे धीरे आगे की तरफ फॉरवर्ड होने लगेगा तब बनेगा। तो आप इनिशियली में क्या लेके चलते हो? सिर्फ रिएक्टेंट लेके चलते हो। इनिशियल कहने का मतलब है, इनिशियली अगर हम बात करें इनिशियली, तो इनिशियली कहने का मतलब है T इज इक्वल टू 0। T इज इक्वल टू 0 पे आपके पास मोल्स रहते हैं, कुछ इसका अमाउंट लेके चलते हो रिएक्टेंट का। मान लिया कि कुछ 1 मोल लेके आप चल रहे हो सपोज। तो शुरू में तो आपके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट आपके पास उस समय बना ही नहीं है। रिएक्टेंट जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो कैसे वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे आपका जो रिएक्शन है वो होता जाता है, समय बीतता जाता है, और एक ऐसा समय आता है कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है। जब इक्विलिब्रियम का टाइम आता है तब वो पहुंच जाता है। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे अब एक बात बताइए, आपका प्रोडक्ट तभी बनेगा ना जब रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे। तो प्योर रिएक्टेंट जो थे वो एक दूसरे के साथ मिक्स करके अब तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर चुका है। इसका मतलब कि रिएक्टेंट आपका डिक्रीज कर चुका है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये पहले 1 मोल था, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए कुछ ना कुछ तो डिक्रीज किया होगा। मान लेते हैं अल्फा से वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये 1 मोल था, यहाँ पे ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 1 है, तो ये 1 के लिए ये कितना टूट रहा है? 1 अल्फा। तो ये n के लिए कितना बनेगा? ये n अल्फा बनेगा। ये चीज समझ में आ रहा है? अगर 1 मोल के लिए ये 1 अल्फा टूट रहा है तो n मोल्स के लिए ये कितना बनेगा? n अल्फा ही बनेगा, n टाइम्स। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ओके, तो ये चीज है। अब देखिए ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये वाला जो येलो कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है आपका इक्विलिब्रियम पे। ये इक्विलिब्रियम पे आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ये ऑब्जर्व कर रहे हो। एक्चुअली इसको हम ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। ठीक है, ये ऑब्जर्व्ड है, तो ये आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो इक्विलिब्रियम पे। आपने ऐसा समझो कि रिएक्शन कराने के लिए एक कंटेनर लिया या फिर कुछ भी एक टेस्ट ट्यूब वगैरह लिया, उसमें 1 मोल ऑफ ए रखा, प्रोडक्ट आपका नहीं बना है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, टाइम बीतते जा रहा है, कुछ समय के बाद आप बोलते हो कि हाँ ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है। अब जाके आप देख रहे हो तो जो रिएक्टेंट था कुछ टूट चुका है, और जो टूटा हुआ पार्ट है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर चुका है। इससे ये भी साबित होता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे फॉलो होगा। तो जब आप ऑब्जर्व करोगे तो वो ऑब्जर्व करने का समय कौन सा है? इक्विलिब्रियम वाला समय है ऑब्जर्व करने का समय। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है ये जो पॉइंट है ये ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है। नाउ अब देखिए यहाँ पे जो हम रिएक्शन शुरू में लेके चल रहे थे इनिशियली, तो इनिशियली हमारे पास जो मास था, रियल मास कौन सा था? इसका मास था, यही तो सिर्फ रियल मास था ना। एम रियल इसको बोल सकते हो आप, एम रियल। और यहाँ पे जब आओगे तो ये एम ऑब्जर्व्ड होगा। एम ऑब्जर्व्ड, यहाँ पे जो मास मिलेगा हमें वो ऑब्जर्व्ड मास मिलेगा। तो जो एम ऑब्जर्व्ड होता है ओबीएस लिख सकते हैं, या एम एक्सपेरिमेंटल भी बोल सकते हो इसको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद फाइनली कितना आ रहा है,
ये होता है टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ मिक्सचर। टोटल मोल ऑफ मिक्सचर। अब ये कैसे हुआ, जरा हम इस चीज को समझते हैं। आपको पता है कि n नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास होता है। तो ये m निकालना रहा तो आप क्या करोगे, गिवन मास बाय नंबर ऑफ मोल्स करोगे। यही है टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दिस बाय दिस। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब देखिए यहाँ पे हमें जो समझना है कि टोटल मास ऑफ मिक्सचर कितना है। टोटल मास ऑफ मिक्सचर कितना है? तो टोटल मास ऑफ मिक्सचर आपका कितना हो जाएगा, m रियल। कैसे? क्योंकि आप शुरू में जो लेके चल रहे हो, यही तो आपका रियल मास है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ठीक है, इसको आप यू कैन राइट इट एज m रियल डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। दिस इज योर m रियल, m ऑब्जर्व या फिर m एक्सपेरिमेंटल। इज दैट क्लियर? यहाँ तक ठीक है? ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये भी एक डेरिवेशन ही है। चलो, अब हमें पता है सिंस वी नो दैट कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। अब वेपर डेंसिटी इज नथिंग बट अ डेंसिटी। यहाँ से हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 2 इंटू वी डी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ये जो मास हम लेके चल रहे हैं ये ऑब्जर्व्ड वाला मास है, तो यहाँ पे जो वेपर डेंसिटी होगी वो भी ऑब्जर्व्ड वाली होगी। ठीक है, अब देखो, अब आप यहाँ से ये लिख सकते हो कि जो m ऑब्जर्व्ड था, यहाँ पे m जो ऑब्जर्व्ड आया था कितना आया था, m रियल बाई 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो 2 इंटू वी डी ऑब्जर्व्ड इक्वल टू 2 इंटू वी डी रियल। जहाँ जहाँ m था वहाँ पे वी डी के टर्म में हम उसको लिख देते हैं दिस डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। ये ठीक है, ये 2 से 2 कटेगा तो वी डी इज नथिंग बट योर डी। इसको हम डी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी। दिस ये हो जाएगा, इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू ये रियल वाले को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। फर्दर यहाँ से अगर हम अल्फा की वैल्यू को, अल्फा को एलिमिनेट करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए डी प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डी जो रियल वाला है वो, सॉरी ये जो ऑब्जर्व वाला है, दिस माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई डी इंटू n माइनस 1। यही आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर हम बात करें अल्फा इज इक्वल टू मास के टर्म में, यहाँ से अगर आप अल्फा इज इक्वल टू मास के टर्म में निकालना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू m रियल माइनस m ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई m ऑब्जर्व इंटू n माइनस 1। ये वही फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, क्लियर है? m थ्योरेटिकल, d थ्योरेटिकल, एक सेकेंड यहाँ पे d, ये देखो, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ये कैपिटल D माइनस स्मॉल डी बाई स्मॉल डी इंटू n माइनस 1, थ्योरेटिकल माइनस ऑब्जर्व्ड। एक सेकेंड यहाँ पे, सॉरी मैंने गलती किया, ये जो है आप इसको स्मॉल मान लो, इसको कैपिटल मान लो। ठीक है, ये साइन मिसमैच हो गया है, इसको आप कैपिटल मानो, इसको स्मॉल मानो, फिर यहाँ पे आपका जाके ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो स्मॉल डी है ये ऑब्जर्व्ड है, कैपिटल डी है जो वो रियल है, ये रियल है। ठीक है, ये ऑब्जर्व्ड है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, n नंबर ऑफ मोल्स को बताता है। यहाँ पे आइए अब हम समझते हैं कैपिटल D माइनस स्मॉल डी बाई स्मॉल डी इंटू n माइनस 1।
कैपिटल डी थ्योरेटिकल है, स्मॉल डी आपका ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल को आप रियल भी बोलते हो। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। एम टी थ्योरेटिकल एम ओ ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई एम ओ इंटू एन माइनस वन। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सिंस वी नो पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एम बाई आर टी। हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस, ये कैसे आया? सिंस पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। एन इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास, पी इंटू वी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। अब डेंसिटी आपको निकालना है, तो डेंसिटी क्या होता है, गिवन मास बाई वॉल्यूम। तो पी एम इधर आएगा और भी इधर आएगा, ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई वी। डब्ल्यू बाई वी की जगह पे क्या लिख सकते हो, डी आर टी। एंड दस वी कैन फाइंड पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, जो कि ये वाला फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या है? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई एक यूनिट आपको दे रहे हैं तो उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप बहुत सारा यूनिट्स बना दे रहे हो, ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की है बेसिकली, ठीक है। जितने नंबर ऑफ आपके यूनिट्स हैं उतने से डिवाइड कर देना है, क्लियर है। तो ये हमारा एक डेरिवेशन था जो कि आपको समझना था ना। अब एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, मान लेते हैं ये ए है, ये एक एग्जांपल है, प्रॉब्लम बनाने में आसानी रहेगी इसलिए। ये ए है, ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, 2b प्लस 2c प्लस डी। 2c मत करो, 3c कर दो, ठीक है। अब देखिए एट t इज इक्वल टू 0, मतलब कि शुरू में इनिशियली इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने, 1, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है शुरू में तो रहते नहीं है। किसी समय ऐसे समय पे जब वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है तो ये कुछ ना कुछ ब्रेक होगा। मान लेते हैं ये अल्फा से ब्रेक हो रहा है, तो ये अल्फा से क्यों ब्रेक होगा, क्योंकि 1 के लिए ये कितना ब्रेक हो रहा है, अल्फा। तो ये 2 के लिए कितना बनेगा, 2 अल्फा। 3 के लिए कितना बनेगा, 3 अल्फा। और डी, ये 1 डी के लिए कितना बनेगा, सिर्फ अल्फा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, प्रॉब्लम करेंगे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। इसी बात पे हम एक प्रॉब्लम करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ बाकायदे, ये प्रॉब्लम टाइप किया हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ आपको। देखो प्रॉब्लम ऐसा है कि एट 340 केल्विन, एट 340 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर, जो प्रेशर है वो आपका 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। N2O4 जो है आपका, दिस इज 66% डिसोसिएट हो रहा है, ये डिसोसिएटेड, ठीक है। किस में डिसोसिएट हो रहा है भाई, इनटू NO2, ये NO2 में टूट रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10 ग्राम N2O4 ऑक्यूपाई अंडर दीज कंडीशंस। अगर ऐसे ऐसे कंडीशंस हैं तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा ये, ठीक है। ये बात आपको बतानी है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, आओ जरा हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन आप पहले पढ़ो कि एट 340 केल्विन, टेम्परेचर आपका 340 केल्विन ही है थ्रू आउट, एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, मतलब कि जो टेम्परेचर है वो 340 केल्विन है और जो प्रेशर है ये 1 एटमॉस्फेयर है। जो N2O4 है इस 66% डिसोसिएटेड इनटू N2O4, मतलब जो NO2, जो N2O4 है वो टूट रहा है किसमें, NO2 में, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये क्या बैलेंस है, नहीं है। यहाँ पे 2 NO है, यहाँ पे भी 2 NO करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 O है, यहाँ पे 4 O है, अब बैलेंस हो गया है। तो N2O4 शुरू में कुछ होगा, मान लेते हैं 1, ये तो शुरू में कुछ बना नहीं होगा, लेकिन कुछ समय के बाद ये 66% डिसोसिएट हो जा रहा है, टूट जा रहा है। इसका मतलब कि मोल्स एट इक्विलिब्रियम जब हम पहुंचेंगे तो ये मान लेते हैं कि 1 माइनस कुछ अल्फा से टूट रहा है। डायरेक्ट अभी हम फॉर्मूला इसलिए नहीं रखते हैं सो दैट कि आपको आसानी हो, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। तो ये 1 मोल्स के लिए ये कितना टूट रहा है, 1 अल्फा। तो ये 2 के लिए कितना बनेगा, 2 अल्फा। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर एट इक्विलिब्रियम हम
चेक करना चाहें कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो एट इक्विलिब्रियम पे आप यही कहोगे कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, ये वाला टर्म, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ पे देखो अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, कितना डिसोसिएट हुआ, 66% मतलब कि 0.66, कैसे 66/100 किया, ये दोनों पॉइंट ऊपर आया यहाँ पे, ठीक है। 0.66 अल्फा की वैल्यू है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 1.066 विल बिकम 1.66। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए एट इक्विलिब्रियम पे। यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो अब इसके बाद हम क्या करना चाहेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि जो 1 मोल था आपका, देखो यहाँ पे जो आपका 1 मोल था N2O4, ये टूट के कितना बना रहा है, 1. ये जब टूट रहा है कितना टूट रहा है, 0.66 टूट रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने बन रहे हैं, 1.66 बन रहे हैं, ठीक है। तो आओ हम जरा कैलकुलेट करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो 1 मोल है N2O4 का, ये जब हम ले रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट n एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इसको Tn लिख दे रहा हूँ या फिर n टोटल लिख दो, n टोटल एट इक्विलिब्रियम कितने बन रहे हैं, ये कितने बन रहे हैं, 1.66, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास जो N2O4 है, N2O4 का कितना मोल अब हमारे पास बचेगा, इसका अगर आप मोलर मास निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसका मोलर मास हो जाएगा 92। और क्योंकि ये बोल रहा है कि 10 ग्राम N2O4 कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मोल्स कैसे निकलेगा, गिवन मास मतलब 10 ग्राम जो दिया हुआ है डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास कितना, 92। तो ये आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। इतना मोल ऑफ N2O4 इक्विलिब्रियम पे कितने नंबर ऑफ मोल्स को कंटेन करेगा, 1.66 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 92। यहाँ से आप कैलकुलेट करो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30, 33, 8 डिवाइडेड बाई 46। इसको अगर आप करोगे तो 46, 0.46 जा और ये 0.18 आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, आपको पता है कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है, आपको निकालना है V। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n आपने निकाल रखा है 0.18 इंटू R आपको पता है 0.0821, क्योंकि एटमोसफेयर में दिया हुआ है इसलिए आप 0.0821 लेके चलोगे, क्योंकि वो टेम्परेचर दिया हुआ है 340 केल्विन डिवाइडेड बाई हमारा जो प्रेशर है ये 1 एटमोसफेयर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 5.02 लीटर, ये हमारा आंसर है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे आपको कैलकुलेट करना है, ये बात आपने समझ लिया यहाँ पे, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आता है इस तरह का तो कैसे आप इसको बना सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। अब एक सवाल यहाँ पे देखते हैं। देखिए, एक सवाल ये मैंने लिया है, एक रिएक्शन दिया हुआ है आपके पास, ये रिएक्शन को मैं फिर से लिख देता हूँ, 2NO2, ये गैसियस फेज में है, ये प्लस में है, सॉरी प्लस हाफ O2, ये बना रहा है आपका N2O5। इस रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो Kp दिया हुआ है। तो फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2N2O5 4NO2 प्लस O2 के लिए क्या होगा K, इसके टर्म में बताना है आपको। कैसे आप बताओगे, जरा आप सोचो, याद करो जरा, हमने पढ़ा था इसके लिए अगर हम लिखना चाहें तो हमने क्या पढ़ा था कि जो K होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट का कांस्टेंट, प्रोडक्ट का जो एक्टिव मास है उसका पावर, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का, ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का होता है, m/n कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट का कितना है यहाँ पे, N2O5 है, N2O5 का पावर 1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कितना है, NO2, NO2 का पावर 2 इंटू O2 का पावर 1/2। क्लियर है? ओके। उसके बाद क्या करेंगे हम, स्लाइड नया स्लाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, Kp इज इक्वल टू इतना लिख लिया था। हमें निकालना किसका है, इसका निकालना है। तो इसका निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जो कैलकुलेट करना है उसका K इज इक्वल टू
उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, NO2 का पावर 4 NO2 का पावर 4 इंटू O2 का पावर 1 दिस डिवाइडेड बाई N2O5 का पावर 2। तो आप लिख सकते हो N2O5 का पावर 2। अब देखिए आपके पास जो Kp था, आप Kp था उसको यहाँ पे लिख लो, N2O5 डिवाइडेड बाई NO2 का पावर 2 इंटू O2 का पावर 1/2। अब देखो इस वाले चीज को हम इस टर्म में कैसे बदलें। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें Kp का, अगर हम Kp का स्क्वायर कर दें तो क्या ये N2O5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई NO2 का पावर 4 इंटू O2 हो जाएगा। ये स्क्वायर करेंगे तो ये 2 कट जाएगा। और अगर हम इसका उल्टा कर दें, मतलब कि 1/Kp स्क्वायर अगर हम कर दें तो क्या ये ऊपर चला जाएगा, मतलब NO2 का पावर 4 इंटू O2 डिवाइडेड बाई N2O5 का पावर 2 आ जाएगा। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि यही वाला चीज़ तो सर हमें कैलकुलेट करना है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो जो K है वो 1/Kp स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखना चाहें तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा ट्रिकी टाइप के आपके JEE के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, कि 2HCl दिया हुआ है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K दिया हुआ है, इसके लिए ये वैल्यू भी दे रखी है। तो आपसे इसका पूछ रहा है। सिंस भी यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं H2 + Cl2। इसके लिए जो K की वैल्यू है वो गिवन है 4 × 10⁻34, क्योंकि टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर बदल नहीं रहा है, तो K हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम K की वैल्यू लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, H2 का पावर 1 इंटू Cl2 का पावर 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, ये प्रोडक्ट में है, दिस डिवाइडेड बाई ये रिएक्टेंट में है, तो HCl का पावर कितना हो जाएगा 2। अब जो निकालना है उसको हम पुराने ये जो दिया हुआ है उसके टर्म में लिखना चाहेंगे। ये जो इसका जो कैलकुलेट करना है, जो ये K2 मान लो, ये K1 मान लो, तो K2 कैलकुलेट करना है तो क्या लिखोगे, HCl का पावर 1 डिवाइडेड बाई H2 का पावर 1/2 इंटू Cl2 का पावर 1/2। अगर हम स्क्वायर कर दें, फिर से देखो पिछला क्वेश्चन जैसा है बिल्कुल, अगर इसको हम स्क्वायर कर दें तो ये HCl का स्क्वायर हो जाएगा, ये H2 इंटू Cl2 हो जाएगा। अब इसको वापस हम उल्टा कर दें, मतलब कि 1/K2 स्क्वायर अगर हम कर दें, ठीक है, ये नीचे चला गया ग्राफ, ये फ्रेम से इसको यहाँ कर दो, 1/K2 स्क्वायर अगर हम कर दें तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, बिल्कुल वही फॉर्म हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, K। आपको कैलकुलेट क्या करना है, K2 कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो K2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/K और K2 इज इक्वल टू √1/K। यहाँ K की वैल्यू पुट करो और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अगर K के जगह पे हम 4 × 10⁻34 रखेंगे तो रूट से बाहर निकलेगा तो ये 2 आ जाएगा और ये -17 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ये। तो ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके चलो, तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और प्रॉब्लम करेंगे और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जिसमें लीच एटलायर्स प्रिंसिपल वगैरह भी है और इसके कुछ और एप्लीकेशंस भी है। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।